Good morning, everyone. Welcome to Economic Times Daily News Analysis and Explanation. So today is Wednesday and date is 30th March. कवर करेंगे हम इकोनॉमिक टाइम्स को. बाकी एक और छोटी सी बात कि इस सीरीज़ को 125 सेशंस कंप्लीट हो गए हैं. तो थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग इट. काफ़ी बार मैंने बीच में ऐसे पॉज भी किया सीरीज़ को, तब भी आपने उससे देखा जितना आपने एक्साइटमेंट था पहले. तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से. बाकी अगर आपको ये न्यूज़पेपर की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. उसके थ्रू आपको एक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है. उसके अंदर मैं डेली बेसिस पे शेयर कर देता हूँ. अगर जैसे आप आज की PDF चाहते हैं तो आज की PDF में जब मैं वीडियो डालूंगा तब मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ. तो उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत बेसिक है. आपको जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके उस पर आपको पिन मैसेज दिखेंगे ऊपर. तो पिन मैसेज में आपको बाकी पुरानी सारी PDFs भी मिल जाती हैं, तो उसको आप वहाँ से ले सकते हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से. तो पहली न्यूज़ है बैंक ऑफ रशिया RBI टू रेडी फ्रेमवर्क फॉर ट्रेड कॉमा बैंकिंग. तो बेसिकली इसके अंदर क्या है, मैं आपको एक पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ इसके बैकग्राउंड में. वो है कि यहाँ पर इकोनॉमिक सैंक्शन का. तो इकोनॉमिक सैंक्शन में क्या होता है बेसिकली कि यहाँ पर कंट्रीज जैसे जो रशिया का पूरा वॉर और ये सब चल रहा है, तो इसमें हुआ क्या, यहाँ पर रशिया को बहुत सारी ऐसी कंट्रीज जो इस बात को सपोर्ट नहीं करते, वो कैसे कर सकते हैं, मतलब वो अपनी कि वो ये इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो कैसे दिखाएंगे. वो दिखाने के लिए उनके पास काफ़ी सारे वेज हैं. एक वे तो यही हो सकता है बेसिक कि वो खुद भी अपनी आर्मी लेके वॉर में उतर जाएं और वो लड़ें, रशिया के अगेंस्ट लड़ें. बट वो एक वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा सिचुएशन, जो कि एक अच्छी बात नहीं है. अब यहाँ पे होगा क्या, इससे एक और अच्छा तरीका निकलता है इकोनॉमिक सैंक्शन लगाना. इकोनॉमिक सैंक्शन में क्या होता है कि कंट्री को अब इकोनॉमिकली टॉर्चर करने की एक तरीके से स्टेट में आ जाते हो, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल आप कंट्री को, रशिया को आप कुछ यहाँ से एक्सपोर्ट करते हो, इंडिया कुछ उसको एक्सपोर्ट करता हो, तो हम उसको बढ़ा दें यहाँ पर. तो अगर हम मतलब उसके रेट्स को बढ़ा दें, तो उसके रेट्स को बढ़ा दिया तो वहाँ पर वो कंट्री सफ़र करेगी. तो इस तरीके से इकोनॉमिक सैंक्शन काम करते हैं. अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ग्लोबल सैंक्शन बहुत सारी कंट्रीज़ ने लगाए रखे थे रशिया के साथ. अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूँ तो रशिया से कोई भी बाहर का बैंक अब ट्रेड नहीं कर सकता, जो जैसे काफ़ी सारे बैंक्स इंडिया के भी और वर्ल्ड के वहाँ पर हैं. तो उसके लिए कोड लगता है, जिसको मैंने पहले भी आपको समझाया था. वो इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है. तो वो वहाँ पर है ही नहीं. अब वहाँ पर उन्होंने उसके ऑपरेशंस को बंद कर दिया. तो मतलब बहुत सारे सैंक्शन ऐसे लगाए हैं जिसके बारे में बात मैंने पहले की भी थी जब आर्टिकल्स वगैरह के अंदर आया था. तो इसी तरीके से ऐसा हुआ. बट अब क्या है कि अब सिंस उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कल, जिसके बारे में भी एक आर्टिकल लिखा है, रशिया प्रोमिसेस टू स्केल डाउन यूक्रेन ऑपरेशंस. तो ये रशिया पूरा यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे करके प्रेस रिलीज वगैरह निकल रही हैं कि वो इसको ख़त्म कर देंगे वगैरह. तो फिर उसके चलते क्या हुआ है कि यहाँ पर लोगों ने ऐसा सोचा है कि हम इन सैंक्शंस को भी हटाने की बात करेंगे. तो इंडिया ने ऐसे कई सैंक्शन को हटाने के लिए क्या किया है, बैंक ऑफ रशिया RBI टू रेडी फ्रेमवर्क फॉर ट्रेडिंग. तो बैंक ऑफ रशिया वहाँ का सेंट्रल बैंक है, कहाँ का, रशिया का. तो रशिया का मतलब बेसिकली मॉस्को वहाँ की कैपिटल सिटी या कैपिटल स्टेट आप कह सकते हैं. तो वो रशिया का एक तरीके से मेन जो बैंक है वो रशिया में ही उसकी ब्रांच है. तो वहाँ से रशिया के कुछ, जो बैंक ऑफ रशिया है उसके मॉस्को के कुछ ऑफिशियल्स आएंगे और RBI के ऑफिशियल्स के साथ एक पूरा ट्रेड और बैंकिंग का एक नया अमेंडम साइन करेंगे. तो इस तरीके से है. अब यहाँ पर ये जो भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होगा, दैट विल हेल्प सस्टेन बायलेटरल ट्रेड एंड बैंकिंग ऑपरेशंस डिस्पाइट द ग्लोबल सैंक्शंस अगेंस्ट मॉस्को. तो मतलब वो ये है कि ग्लोबली सैंक्शन लगा रखे हैं अभी भी कंट्रीज़ ने. इंडिया ने भी जो सैंक्शन थोड़े बहुत लगाए थे वो ऐसा कुछ हटाया नहीं है, बट हाँ यहाँ पर हटाने की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर जो जैसे ग्लोबली सैंक्शन लगे हुए हैं, इसको हटाने के लिए यहाँ पर हम ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ला रहे हैं, जिसके अंदर मेनली दो बातें इन्होंने बोली है. बायलेटरल ट्रेड, बायलेटरल होता है दोनों साइड से. अगर जैसे मल्टीलैटरल होता है, मल्टीलैटरल या यूनिलैटरल बताता हूँ. यूनिलैटरल के अंदर क्या होता है, एक साइड से कोई ट्रांजेक्शन होता है. जैसे अगर आपको कोई डोनेशन दे रहा है तो डोनेशन के बदले में आप कुछ नहीं दे रहे, तो वो एक यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन होता है. इसी तरीके से बाईलैटरल होता है दोनों साइड से, कि आपने भी कुछ दिया सर्विस एंड उन्होंने भी, जो काउंटर पार्टी है उन्होंने भी कोई आपको सर्विस प्रोवाइड करी. इस तरीके से बायलेटरल वर्क करते हैं. यहाँ पर ट्रेड के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो रही है. एंड बैंकिंग ऑपरेशंस मतलब पैसे का ट्रांसफर हो पाना, या फिर कोई डोनेशन अगर कर रहा है, या फिर कोई भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ये सब चीज़ें आपकी हो पाना, जो कि अभी बंद है. दे आर ऑल्सो लाइकली. अच्छा, मैं अगर आपको नहीं पता बीच में, तो रशिया का स्टॉक मार्केट जब से ये इन्वेजन चल रहा है तब से बुरी तरह बंद हो रखा है. मतलब बंद हो रखा है एक तरीके से कह सकते हैं. और इनकी जो करेंसी है वो भी बहुत ज़्यादा गिरने लग रही है. तो ये सब चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं. और आगे चले तो दे आर ऑल्सो लाइकली टू वर्क ऑन द क्रिएशन ऑफ डेडिकेट पेमेंट
मैकेनिज्म टू फैसिलिटेट इंडियाज एनर्जी परचेजेस फ्रॉम रशिया। तो हमने कल ही ये न्यूज़ कवर की थी जिसके अंदर हमने देखा था कि यहाँ पर इंडिया ने जो ONGC विदेश है वहाँ से 1.8 मिलियन बैरल्स इंपोर्ट किए। तो वही इसी तरीके से अगर हमें इसकी पेमेंट करनी होगी तो वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है हमें करेंसी में पेमेंट करनी होगी या फिर इंडियन रुपीज़ में ही पेमेंट करनी है, तो एक तरीके से बाहर पेमेंट करनी है। तो उसके लिए एक पेमेंट मैकेनिज्म वो सेटअप करने की बात कर रहे हैं। तो आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। और इंडिया रशिया के बीच में रिलेशंस का डेवलपमेंट एक बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही ऐसे मतलब एक टॉपिक होता है जो थोड़ा वर्ल्ड वाइड व्यू से बहुत ही पावरफुल होता है टॉपिक, या फिर बहुत वर्ल्ड वाइड व्यू से इन्फ्लुएंशियल होता है, क्योंकि इंडिया चाइना में राइवलरी बहुत ज़्यादा है। और देखा ही गया है कि चाइना रशिया को सपोर्ट करता है, रशिया भी वापस चाइना को सपोर्ट करता ही करता है। तो बेसिकली उन सब रीजंस की वजह से अगर थोड़ा बहुत भी हमारे रिलेशन अच्छे हो पाते हैं रशिया से तो वो एक लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट करेगा। आगे चलते हैं इस न्यूज़ पर। जियो पॉलिटिक्स ब्रिंग्स न्यू चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ पर बेसिकली अगेन उस वॉर की बात करें क्योंकि अब वो एंड पे आ गया है। तो एंड में क्या होता है कि थोड़ा बहुत कंक्लूजन का डिस्कशन या ये सब होने लग जाती हैं चीज़ें। तो उसकी वजह से क्या है यहाँ पर ऐसा बोला गया है इस कम से कम इस न्यूज़ के अंदर ऐसे बोला गया है कि यहाँ पर जैसे ये वॉर एंड हो रहा है तो इसमें इंडिया पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसकी बात की गई है, और जो नए स्टार्टअप्स हैं स्पेशली नए बिजनेसेस हैं उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा स्पेशली ये बात की गई है। जिसके अंदर एक इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है, इन्फ्लेशन टारगेट अपवर्ड, मतलब इन्फ्लेशन अब ज़्यादा हो जाएगी जितना RBI का टारगेट था। और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स ने बोले हैं। और ये अगर आपको थोड़ा बहुत फेस से फेमिलियर लग रहा हो तो ये वही लोग हैं जो इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड्स में जूरी थे। जूरी मतलब होता है जो जज होता है, तो जूरी थे ये लोग पहले इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड्स में, और अब इन्होंने ये स्टेटमेंट वगैरह दिए। उनका बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये इन्होंने बस ऐसे ही लिखा हुआ है। तो ये चीज़ है इसके अंदर। और अब हम आगे चलते हैं। IT हार्डवेयर PLI ओनली 2 to 3 of 14 कंपनीज लाइकली टू मीट फर्स्ट ईयर टारगेट्स। एक्चुअली मैं बीच में एक न्यूज़ भूल गया यहाँ पर, मैं ये कॉल कर लेता हूँ पहले, ये बहुत छोटी सी न्यूज़ है। रशिया प्रोमिसेस टू स्केल डाउन यूक्रेन ऑपरेशंस। तो यहाँ पर बेसिकली रशिया ने ये स्टेटमेंट दी थी, इसकी बेसिस पे ही बहुत सारी ये बातचीत चल रही है यहाँ पर जो हो रहा है। इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर मेन बात है, रशिया ऑन ट्यूसडे फाइनली अनाउंस दैट इट विल फंडामेंटली स्केल बैक मिलिट्री ऑपरेशंस नियर यूक्रेन्स कैपिटल एंड नॉर्दर्न सिटी। तो यहाँ पर वही है कि ये अपनी जो भी मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, जो भी इनकी मिलिट्री बेसिकली वहाँ पर इन्वेड करने के लिए गई है उसको वापस ले लेंगे फंडामेंटली। अभी फंडामेंटली का मीनिंग क्या है इसका कोई क्लियरेंस नहीं है। मैंने एक दो वीडियोस भी देखी अगेन, तो उसमें भी ऐसा कोई क्लियरेंस नहीं मिल रहा है कि क्या ये एक्चुअली में करने वाले हैं। तो ये यहाँ पर आगे चले तो द अनाउंसमेंट वाज मेट विद स्केप्टिसिज्म फ्रॉम US एंड अदर्स। तो बेसिकली क्या है कि मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि मतलब US को ऐसा लग रहा था कि एक फेक स्टेटमेंट है, पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए स्टेटमेंट है। ये हो सकता है कि अभी इनकी मिलिट्री के अंदर कुछ इश्यूज चल रहे हों जिसकी वजह से कुछ ये कर नहीं पा रहे हैं और उस चीज़ को छुपाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। तो ऐसा कुछ ये स्केप्टिसिज्म होता है बेसिकली कि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करना और शक की निगाह से देखना, इसका करेक्ट वो रहेगा मीनिंग के लिए। तो ये चीज़ इसके अंदर। ऑन ट्यूसडे सेवरल EU कंट्रीज, EU का मीनिंग होता है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में बहुत सारी यूरोप की जो कंट्रीज़ है वो आती हैं एक्सेप्ट यूके यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। कंट्रीज एक्सपेल्ड रशियन डिप्लोमेट्स। तो यहाँ पर डिप्लोमेट का मीनिंग होता है जैसे जो एम्बेसी के लोग होते हैं ना, तो एम्बेसी में लोग जाते हैं कि वो अपना एम्बेसी में लोग जाते हैं ताकि वो अपना बेसिकली नेशन को प्रमोट कर सकें किसी दूसरी नेशन के अंदर। जैसे अगर कोई फॉर एग्जांपल US का डिप्लोमेट इंडिया के अंदर आता है तो वो US के ट्रेड को प्रमोट करेगा या जो भी एक्टिविटी गवर्नमेंट करना चाहेगी जिसके अंदर वीज़ा इशू से लेकर वो सब होंगे, उस हर पैनल के अंदर वो होगा। तो इस तरीके से डिप्लोमेट का मेन काम होता है फॉरेन इंटरफेरेंस एक तरीके से कंट्रोल करना। तो वहाँ पर ऐसे बहुत सारे डिप्लोमेट जो रशिया के थे EU वाली कंट्रीज़ के अंदर उनको निकाल दिया गया। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं आप IT हार्डवेयर वाली न्यूज़ पे। तो इसके अंदर आप देखते हैं IT हार्डवेयर PLI ओनली 2 to 3 of 14 कंपनीज लाइकली टू मीट फर्स्ट ईयर्स टारगेट। तो बेसिकली इसके अंदर है क्या यहाँ पर, तो बेसिकली इसके अंदर है कि यहाँ पर पहले समझते हैं PLI क्या होता है। तो PLI स्कीम के बारे में मैंने आपको पहले बताया हुआ है। PLI स्कीम मतलब होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम या प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जैसे यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट हर सेक्टर के अंदर ये स्कीम निकालती है, या मोस्टली सेक्टर्स के अंदर कहना चाहिए निकालती है, जिसके अंदर ये बोला जाता है कि किस तरीके से आपका अगर आप इतना प्रोडक्शन कर लेते हैं, एक स्पेसिफिक SOP होता है। SOP मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अगर आप उस प्रोसीजर से एक अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन कर लेते हैं, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन कर लेते हैं, तो फिर आपको क्या होगा, तो फिर आपको एक इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट जो कि PLI होता है।
तो PLI के लिए आपका बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आप एक नंबर ऑफ प्रोडक्शन को कंप्लीट करें। अब यहाँ पर है क्या कि जो भी टारगेट सेटअप हुआ था उसके अंदर आपको दिखेगा यहाँ पर ओनली 2 और 3 कंपनीज आउट ऑफ एलिजिबल 14 फॉर्म्स। तो 14 ऐसी एलिजिबल फॉर्म्स थी PLI स्कीम के अंदर IT हार्डवेयर सेक्टर के अंदर। IT हार्डवेयर सेक्टर का मीनिंग आप सब आई होप समझ ही रहे होंगे। तो इसके अंदर तो 2 से 3 ही ऐसी कंपनीज बच रही हैं आज की डेट में, जब क्योंकि ईयर एंड होने वाला है तो ईयर एंड पे प्रोडक्शन का टोटल कैलकुलेशन होगा और उसके बेसिस पे इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट। तो वो जो भी इंसेंटिव है वो 2-3 कंपनीज को ही मिल पाएगा, जिनके इन्होंने नाम भी बताया है, जिसमें आते हैं डेल और माइक्रोमैक्स थ्रू भगवती प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली माइक्रोमैक्स बाहर की कंपनी है, तो वो भगवती प्रोडक्ट्स के थ्रू इंडिया के अंदर डील करते हैं, इसीलिए ये चीज़ लिखी हुई है। इसके अंदर देखें तो अगेन सेम बात लिखी है, ओनली 2 और 3 कंपनीज आउट ऑफ 14 एलिजिबल फर्म्स आर लाइकली टू मीट देयर फर्स्ट ईयर टारगेट्स फॉर द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स PLI स्कीम। तो बेसिकली ये सब है यहाँ पर। अब आगे चले तो इसके अंदर करंट कॉर्पस फॉर IT हार्डवेयर PLI इज 7350 करोड़ स्प्रेड ओवर 4 ईयर्स। तो ये चीज़ लिखी है यहाँ पर कि 7350 करोड़ रुपीज़ का कॉर्पस जो होगा वो IT हार्डवेयर का अभी आज के डेट में चल रहा है, जो कि इनको PLI स्कीम में मिलने वाला है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। क्विक कॉमर्स डिलीवर्स क्विक जॉब्स। तो यहाँ पर मतलब मैं आपको बताता हूँ कि एक चीज़ पैटर्न है यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स का, कि ये जो फर्स्ट पेज पे लास्ट न्यूज़ होती है जो इस एरिया के अंदर आती है एक तरीके से, अगर यहाँ पर ऐड नहीं है तो ये जॉब मार्केट से रिलेटेड होती है। पता नहीं ऐसा इन्होंने सेट किया है या फिर एक कोइंसिडेंस है, बट ऐसा ज़रूर है कि यहाँ पर ये बेसिकली देखने को मिला है कि ये जो भी इधर आता है वो जॉब से रिलेटेड होता है। आजकल ऑफलाइन काम चल रहा है जॉब्स में, ऑनलाइन चल रहा है, ये ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक से कवर करते हैं इसके अंदर। तो अब यहाँ पे बोला है क्विक कॉमर्स। क्विक कॉमर्स का मतलब होता है लेस देन 2 आवर्स ऑफ डिलीवरी, मतलब 1 डे पे भी नहीं जाती है डिलीवरी। क्विक कॉमर्स का मीनिंग ही ये होता है। तो ऐसी जो कंपनीज है, जैसे अगर आपने थोड़े दिनों पहले देखा हो जोमेटो ने अपना नया लॉन्च किया है 10 मिनट डिलीवरी। तो ऐसी सब चीज़ें जो होती हैं जोमेटो या फिर बिग बास्केट, वैसे भी ये 30 मिनट्स के आसपास तो डिलीवरी करते हैं फूड वगैरह की। और जो आपके डोमिनोज वगैरह ये सब भी आते हैं। तो इन सभी की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि वो जो कंपनीज़ हैं वो बहुत सारी जॉब्स को हायर कर रहे हैं। एंड क्योंकि यहाँ पर क्विक कॉमर्स की बात की गई है तो मेन जो जॉब्स वो हायर कर रहे हैं वो भी आपकी डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स की होंगी। डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स एक फैंसी टर्म है, डिलीवरी बॉय आप उसको कह सकते हैं, वो एक ही बात होती है यहाँ पर। तो डिलीवरी बॉयज़ की इसकी एक तरीके से पोजीशन के लिए यहाँ पर ये डिमांड है। आगे चले तो मोर देन 4 लाख जॉब्स विल बी अप फॉर ग्रैब्स फॉर द लास्ट माइल डिलीवरी एंड सप्लाई चेन पर्सनल इन द नेक्स्ट 90 डेज। तो यहाँ पर मोर देन 4 लाख जॉब्स नई अवेलेबल हो जाएंगी इन द नेक्स्ट 90 डेज, ऐसा ये स्टडी कहती है। तो ये चीज़ बहुत बेसिक थी यहाँ पर। आगे चलते हैं अब। तो आप आगे चलेंगे तो इस न्यूज़ पे चलते हैं। तो इस न्यूज़ के अंदर मेन एक जो पहला आर्टिकल आपको दिखेगा, काफ़ी बड़ा आर्टिकल है, UAE फर्म्स कीन टू इन्वेस्ट इन JNK। तो बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री जब खुल रही हैं, जब वहाँ पे थोड़ा स्टेबिलाइज हुआ है, जब ये पूरा 341 आर्टिकल हटा है और वो सब चीज़ें, तो उसके बाद से काफ़ी सारी चीज़ें नई आई हैं वहाँ पर। तो उसके अंदर इन्वेस्ट करने का UAE वाली काफ़ी सारी फर्म्स का यहाँ पर उसको एक EOI बोलते हैं। EOI मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो ये एक्चुअली में एक डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनीज सबमिट करती हैं, जिसके अंदर बोला ही जाता है, मतलब वो अपना पूरा डिटेल प्रपोजल सेंड करते हैं उसके अंदर। तो वो सब इसके अंदर हुआ। तो उसके अंदर बोला यही गया कि वो अपना EOI दिखा रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो ये क्या है कि ये इकोनॉमिक टाइम्स ने उनसे पीयूष गोयल जी से क्वेश्चन आंसर किया। तो उसके अंदर बहुत सारी पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसके अंदर, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं क्योंकि सारे एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और यहाँ पर इनका व्यू पॉइंट है, कोई ऐसा इन्होंने फैक्चुअल बात नहीं करी है, तो मतलब वो चीज़ ज़्यादा बेनिफिट भी नहीं करेगी आपको आई थिंक। तो इसको हम कवर नहीं करते हैं। आगे आगे चलते हैं। इजिप्ट में इंपोर्ट इंडियन वीट अमिड डिप इन ग्लोबल आउटपुट। तो ये बहुत ही बेसिक न्यूज़ है। इसके अंदर इजिप्ट के अंदर जो वीट है, मतलब बेसिकली ग्लोबली वीट की आउटपुट बहुत कम हो गई है। और ये बहुत ही ज़्यादा एक स्टडी भी बताती है कि ग्लोबली जो भी ऐसी कन्वेंशनल चीज़ें होती हैं उनकी आउटपुट डिक्रीज़ करने का बहुत सारे रीजंस होते हैं। पर उसके अंदर से एक मेजर रीज़न ये होता है कि बहुत सारी जगहों पर पेस्टिसाइड्स और इन सब का एक्सेसिव यूज़ हो रहा है। तो ये इसका एक मेजर रीज़न निकल के आता है। उसकी वजह से डिप इन ग्लोबल आउटपुट हुआ है। और इसकी वजह से इजिप्ट के अंदर, जहाँ पे वीट बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है और वैसे भी ये वीट के इम्पोर्टर हैं, वहाँ पर ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं है कि ये इसको प्रोड्यूस कर सके, वो इसको इम्पोर्ट ही करते हैं। तो इसके अंदर अब ये इंडियन वीट मंगाने की बात करें, इंडिया से कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह की बात करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छा रीज़न है, हम नीचे पढ़ेंगे। इसके अंदर आपको दिखेगा इजिप्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ वीट, ये मैंने आपको बताया है। और ऐसा क्यों है ये भी
आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, फॉर रशिया एंड यूक्रेन। तो बेसिकली ये बहुत बड़ा रीज़न है कि ये रशिया और यूक्रेन से पहले मंगाते थे। तो आपको लग रहा हो कि अभी तक क्या कर रहे थे, तो अभी तक भी इनके प्रीवियस सप्लाईज पे ही चल रहे थे। इसीलिए यहाँ पर अब वापस से नए डिप की बात करें, may import Indian wheat amid a sharp dip in global wheat production, largely due to conflict between two countries। तो यहाँ पर वही है कि सिंस ये दो कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी और इन सब के अंदर सैंक्शंस वगैरह लगे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत वीट का प्रोडक्शन हर जगह इफेक्ट होता है। तो वहाँ पर डिप देखने को मिला है। और इंडिया से अभी इंपोर्ट करने की बात करें, अगर हम 2020 की बात करें तो इजिप्ट इंपोर्टेड वीट वर्थ 1.8 बिलियन फ्रॉम रशिया एंड 600 मिलियन वर्थ फ्रॉम यूक्रेन। तो अगर आप इस दोनों को कंपेयर कर देते हैं तो 2.4 बिलियन पर आप पहुंच जाते हैं। और अगर मैं आपको एक शॉकिंग सा फैक्ट बताऊं तो इंडिया की इकोनॉमी आज की रेट में 3 बिलियन पर चल रही है। तो मतलब इतना तो ये वीट ही खा जाते हैं जितना हमारी टोटल इकोनॉमी चल रही है। मतलब मैं ऐसा डीमीन नहीं कर रहा हूँ, बट आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एयरटेल बाइज वोडाफोन्स 4.7% स्टेक इन इंडस फॉर 2388 करोड़। तो यहाँ पर मतलब वो होता है वक्त बदल दिए वाले जो मीम है, वो यहाँ पर बहुत ही एप्ट रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एयरटेल ने कल ही बोला था कि अगर उनको उनके कैश बैलेंसेस या ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब चल रही हैं, अगर आप लिंक्डइन खोलते हैं तो लिंक्डइन पे आपको बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिसके अंदर उन्होंने मल्टीपल टाइम्स ये न्यूज़ के अंदर आ रहा है, आते हुए दिखेगा आपको कि ये कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है। वो एयरटेल बैंकरप्ट हो गया है और मतलब रेजोल्यूशन की प्रोसेस के अंदर जाने वाला है। बट यहाँ पर इन्होंने इंडस जो इंडस आपके टावर्स की बात हमने कल भी की थी, तो इंडस टावर्स के अंदर वोडाफोन से अपना स्टेक वापस से खरीद लिया है, 4.7% का स्टेक फॉर 2388 करोड़ रुपीज़। तो मतलब ये दोनों बातें काफ़ी ऑब्वियसली बात है अपने आप से कॉन्फ्लिक्ट करती हैं, बट जो भी हम न्यूज़ कवर करते हैं, Bharti Airtel has bought British telecom major Vodafone Group PLC's 4.7% stake in the towers for around 2388 करोड़ रुपीस। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि इस मतलब वोडाफोन का जो भी शेयर था इसके अंदर इंडस टावर्स के अंदर, मतलब पूरा शेयर नहीं खरीद लिया वोडाफोन का कुछ अमाउंट ऑफ शेयर्स इंडस टावर्स में जो था वो खरीद लिया है इसके अंदर। तो ये हुआ यहाँ पर। अब द कंपनी अलॉन्ग विद इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी नेटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड has acquired 127 this is equity shares around 4.7% of Indus Towers Limited at 187.88 per share। तो ये चीज़ इसके अंदर हुई है। From Euro Pacific Securities Limited एन एफिलिएट ऑफ वोडाफोन ग्रुप। मतलब ये क्या है कि दोनों एंटिटीज़ ने अपनी एक और एंटिटीज़ जो उनकी सब्सिडरी हैं, अगर हम एयरटेल की बात करें तो उन्होंने नेटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड ये सेटअप कर रखी है, एंड वोडाफोन ने ये आपका यूरो पैसिफिक सिक्योरिटीज़ लिमिटेड ये सेटअप कर रखी है, जिसके थ्रू जिनके बीच में ये ट्रेड एक्चुअली में हुआ है ऑन पेपर। बट इसका इफेक्ट आप सभी जानते हैं कि एयरटेल नहीं एक्चुअली में ये मतलब इन सेंस खरीदी है चीज़। तो आगे चले तो गवर्नमेंट होप्स टू अर्न 16,000 करोड़ फ्रॉम सेल ऑफ 3 AI मतलब है यहाँ पर एयर इंडिया एक्स यूनिट्स एंड रियलिटी। तो बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट अपना जो भी उन्होंने स्टेक सेल किया है उसके अंदर से जो बचा है अभी, तो उसके से सेल करके उससे कुछ आपका अमाउंट रिकवर करने की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि गवर्नमेंट होप्स टू अर्न इतना करोड़ रुपीज़ 16,000 करोड़ रुपीज़ फ्रॉम द सेल ऑफ, ये हम क्या क्या चीज़ें हैं इनको हम नीचे देखते हैं। तो आगे देखें तो गवर्नमेंट विल सून इनिशिएट टू द प्रोसेस टू सेल 3 erstwhile subsidiaries ऑफ एयर इंडिया। तो यहाँ पर जो 3 एयर इंडिया एक्स यूनिट्स लिखा है, एक्स यूनिट्स का मीनिंग है कि इनकी कुछ ऐसी सब्सिडरीज हैं जिनको इन्होंने टाटा को नहीं बेचा है। तो पहले सब्सिडरीज थी या ये सब था, ये आप कह सकते हैं। तो अब इसके अंदर क्या है आपको देखने को मिलेगा कि जो भी इनकी सब्सिडरीज हैं वो बेचेंगे। और इसके अलावा रियल एस्टेट की बात करते हैं। रियल एस्टेट का मीनिंग जो यहाँ पर रियलिटी लिखा है ऊपर, रियलिटी का मीनिंग मैंने आपको काफ़ी बार बताया, इसका मीनिंग होता है रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट इंक्लूडिंग द आइकॉनिक एयर इंडिया बिल्डिंग इन मुंबई। तो एयर इंडिया की जो भी सारी बिल्डिंग्स हैं, जैसे जो मुंबई वाली बिल्डिंग है वो ये है, तो ये सब ऐसी वो सेल करेंगे, इसलिए यहाँ पर रियलिटी ऊपर लिखा था। द गवर्नमेंट सोल्ड एयर इंडिया टू टाटा ग्रुप अलॉन्ग विद। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि डील एक्चुअली में हुई क्या थी, अगर आपको ये जानना है, क्योंकि मतलब यहाँ पर क्योंकि इस चीज़ को क्वेश्चन कर रहा है कि ये चीज़ नहीं बेची थी। तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है कि क्या बेचा था एक्चुअली में, तो वो ये है, द गवर्नमेंट सोल्ड एयर इंडिया टू द टाटा ग्रुप अलॉन्ग विद एयर इंडिया एक्सप्रेस, जो कि मेन फ्लाइंग एंटिटी है, जिसके एक तरीके से ओनरशिप है सारे प्लेन्स के अंदर, एंड 50% स्टेक इन ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी एयर इंडिया सिंगापुर एयरपोर्ट टर्मिनल सर्विसेज। तो यहाँ पर बेसिकली जो आप समझ रहे होंगे, ग्राउंड हैंडलिंग का मीनिंग है जो एयरपोर्ट हैंडल करते हैं पूरा। तो एयरपोर्ट हैंडल करने वाली जो कंपनी है
वो यहाँ पर ये पूरी है यहाँ पर। तो ये चीज़ इसके अंदर 50% स्टेक उस कंपनी के अंदर भी दी है। तो ये दो चीज़ें सेल की हैं, बाकी सब अभी गवर्नमेंट ओनरशिप के अंदर है, तो वो यहाँ पर सेल कर रहे होंगे। अब आगे देखें तो ए आई इंजीनियरिंग services, AI air transport services, and Alliance Air, along with real estate, including AI building at Nariman Point, now held under government-owned entity AI Asset Holdings. तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये सब वो सेल कर रहे होंगे. एंड EY इज अ ट्रांजेक्शन एडवाइजर फॉर सेल ऑफ दीज असेट्स. तो यहाँ पर वही आप समझ ही गए होंगे. EY मतलब एक आप सभी को पता है कंपनी है, अर्नस्ट एंड यंग उसका नाम है. तो वो इसके लिए एडवाइज़र है इस सभी कंपनीज को, इसके लिए मतलब बेसिक पूरे ट्रांजैक्शन के लिए ये पूरी एडवाइज़र है. तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. अब यहाँ पर आ गए हम ईटी मार्केट वाले सेक्शन के ऊपर. इसके अंदर कवर करेंगे. पहला है दीज आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स कैन कंटिन्यू देयर विनिंग स्ट्रीक. तो यहाँ पर अब क्या है, बहुत सारे इन्होंने स्टॉक सिलेक्ट किए हैं जिनका पिछले मतलब ये आउट परफॉर्मिंग जो ऊपर लिखा है इसका क्या क्राइटेरिया है. तो मैंने जनरली बोला है और जनरली भी ऐसे ही होता है कि आउट परफॉर्मिंग का क्राइटेरिया होता है कि वो निफ्टी से ज़्यादा रिटर्न दे रहा हो, या अगर वो बीएससी की बात करेंगे तो सेंसेक्स से ज़्यादा रिटर्न दे रहा हो. बट यहाँ पर वो क्राइटेरिया दूसरा है, इन्होंने ऊपर स्पेसिफाई भी किया हुआ है. इनका क्राइटेरिया है स्टॉक्स विद ओवर 15% रिटर्न इन ईच ऑफ द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स. अब हो सकता है कि ये चीज़ निफ्टी से सिमिलर हो, बट इनका क्राइटेरिया जो है वो मैंने आपको बता दिया है. तो 15% से ज़्यादा रिटर्न्स अगर इन्होंने दिए हैं ईच ऑफ द स्टॉक ने लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर, और ये मिलाकर नहीं है, हर साल के अंदर 15% के रिटर्न होने चाहिए, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे ऐसे स्टॉक्स. तो उसके अंदर आपको दिखेगा यहाँ पर इन्होंने बोला है, मतलब पहले तो इन्होंने स्टॉक्स बताए कि कौन से इसके अंदर हैं, और इस स्टेटमेंट के अंदर भी यही सब लिखा है. और उसके बाद इन्होंने बोला है कि ये स्टॉक्स जो हैं उनके अंदर कुछ ऐसी बात इनको लगी है कि ये कंटिन्यू करेंगे अपनी विनिंग स्ट्रीक को, यानी कि इसी स्ट्रीक को वो कंटिन्यू भी करेंगे, और ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट आपके लिए हो सकती है. तो इनके लिए एक तरीके से बाय रेटिंग इन्होंने दी है. आगे चले तो रुचि सोया लॉजेस FIR अगेंस्ट अनसॉलिसिटेड टेक्स्ट मैसेजेस आस्किंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन FPO. तो यहाँ पर है क्या, बेसिकली इसके अंदर मैंने आपको कल ही बताया था, रुचि सोया का एक FPO चल रहा था. रुचि सोया का FPO के अंदर होता क्या है, मतलब FPO के अंदर होता क्या है कि जैसे IPO आता है, IPO के अंदर कंपनी पहली बार नए शेयर्स इशू करती है मार्केट के अंदर. FPO के अंदर क्या होता है, FPO के अंदर कंपनी उन्हीं शेयर्स को, या उन्हीं शेयर्स को नहीं बोलना चाहिए एक्चुअली, नए शेयर्स को दोबारा इशू करती है. तो ये IPO सेकंड टाइम IPO के तरीके से आप देख सकते हैं. बट क्योंकि IPO का मीनिंग ये होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो हम इसको सेकंड IPO ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं. इसके लिए एक अलग टर्म है, दैट इज FPO. इसका मीनिंग होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर. तो यहाँ पर जब FPO हुआ रुचि सोया का, तो रुचि सोया में क्या हुआ कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम आई. उसके लिए क्या हुआ था कि 0.9 टाइम्स परसेंट 0.9 टाइम्स बोलना चाहिए, या फिर 90% बोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट आई रिटेल पोर्शन के अंदर. उसकी वजह से कई सारे टेक्स्ट मैसेजेस सर्कुलेट किए गए. अब उसका सोर्स पता नहीं था कि वो उन्होंने रुचि सोया वालों ने किया या किसने किया. तो उसकी वजह से हुआ क्या, सेबी ने इनके ऊपर एक केस डाल दिया, या केस डाल दिया नहीं बोलना चाहिए, एक इनके ऊपर कंप्लेंट कर दी एक तरीके से रुचि सोया के ऊपर कि आपने कैसे ये टेक्स्ट मैसेजेस सेंड किए. हो सकता है कई लोग होंगे जिन्होंने इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कर दिया हो, और उसके लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा प्रोविज़न निकाला, सेबी ने बहुत अच्छा प्रोविज़न निकाला. किसी भी IPO के अंदर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि उनको वापस अपना जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, जो उन्होंने बिडिंग लगाई है, उसको वापस लेने का उनको मौका मिला, यानी कि वो वापस उसको ले सकते हैं, ऐसा देखने को मिला. तो ये चीज़ थी इसके अंदर. अब यहाँ पर हुआ क्या है, अब अपना रुचि सोया ने इसको एक तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, और यहाँ पर बोला है कि अब रुचि सोया क्या कर रहा होगा, वो FIR लॉन्च करा है बेसिकली अनसॉलिसिटेड टेक्स्ट मैसेजेस के बारे में. मतलब जो भी टेक्स्ट मैसेज थे किसने भेजे थे, सिंस उनको भी सोर्स नहीं पता है, तो वो उसके लिए FIR मैसेज कर रहा है. एंड क्योंकि उनके अभी काफ़ी सारे पैसे वापस हो सकते हैं देने पड़े हों, तो उसकी वजह से कर रहा है. कंपनी क्लेम्स SMS नॉट सेंड बाय इट और इट्स डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप और ग्रुप कंपनीज. मतलब कंपनी के इन हाउस कोई भी पर्सन से ये मैसेजेस सेंड नहीं हुए हैं, ऐसा वो कर रहे हैं. ये इन्होंने जो FIR करी है उसके थ्रू क्या कर रहे हैं ये, तो दे आर सीकिंग अ प्रोब इनटू द सर्कुलेशन ऑफ अनसॉलिसिटेड टेक्स्ट मैसेजेस दैट प्रोडेड का मतलब होता है इन्फ्लुएंस करना. जिन मैसेजेस ने इन्फ्लुएंस किया है इन्वेस्टर्स टू पुट मनी, जिन लोगों ने जिन मैसेजेस के थ्रू इन्फ्लुएंस किया है ताकि लोग अपना पैसा डालें रुचि सोया के FPO के अंदर, तो वो गलत है, और उसके अगेंस्ट वो FIR कर रहे हैं. तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. यहाँ पर आगे चलते हैं इस न्यूज़ के ऊपर. सेबी बोर्ड ओवरहॉल्स रूल्स फॉर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स. तो यहाँ पर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स का बेसिकली मीनिंग होता है
ये बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है कि मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करा हुआ है मैंने, मैं आपको दिखाता हूँ। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट, सॉरी, तो यहाँ पर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इज अ पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल इन अ क्लोज एंडेड इन्वेस्टमेंट स्पेस एंड द यूनिट्स ऑफ स्कीम्स आर टू बी लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज। तो यहाँ पर ये क्योंकि समझ में नहीं आ रहा होगा आपको आई थिंक, बट यहाँ पर बेसिक बात है कि ये इसका मीनिंग होता है जैसे आपका म्यूचुअल फंड काम करता है, ये सिमिलर उसी तरीके से काम करता है। इसके अंदर बहुत सारे लोग अपना पैसा डालते हैं एंड उसके अगेंस्ट उनको एक प्रॉफिट मिलता है या जो भी मिलता है, तो वो चीज़ इसके अंदर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का मीनिंग होता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है म्यूचुअल फंड या फिर आप इंडेक्स फंड या ये सब भी कह सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे लोग अपना पैसा डालेंगे एक इन्वेस्टमेंट के लिए, और जो भी आपका यूनिट्स ऑफ स्कीम्स होंगे वो लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज। तो ये एक तरीके से ETF के फॉर्म में बात करेगा। तो अब यहाँ पर हुआ क्या है, सेबी ने इनके काफ़ी सारे रूल्स को वापस से प्रपोज किया है, और मतलब प्रपोज रूल्स को एक तरीके से अप्रूव कर दिया है, और कुछ अभी रूल्स अभी और प्रपोजल के अंदर चल रहे हैं, जिसके अंदर उन्होंने, अगर हम बेसिक इनका स्टांस देखें कि ये करना क्या चाहते हैं, तो इन्होंने बेसिकली पूरे इसको एक तरीके से टफर करने की बात की है। पूरे उसको टफ कर दिया एक तरीके से, जितना वो पहले था उससे ज़्यादा अब इसको टफ कर दिया। तो ये चीज़ यहाँ पर चल रही है। अब इसके अंदर अप्रूव द प्रपोजल टू टाइटन रूल्स ऑन कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, तो ये मैंने आपको बता दिया है, उन्होंने थोड़ा टाइटन कर दिया है, जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारे क्राइटेरियाज लॉन्च करे हैं जो कि यहाँ पर अभी नहीं बताएं क्लियरली, जिसके अंदर से एक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। द रेगुलेटर ऑल्सो रेजेस नेटवर्थ क्राइटेरिया ऑफ प्रमोटर्स फॉर रनिंग द CIS मैनेजमेंट कंपनीज। तो यहाँ पर जो CIS चला रहे होंगे, जैसे जो म्यूचुअल फंड कंपनी चला रहा होगा, तो उसकी खुद की नेटवर्थ के ऊपर जो लिमिट होती है उसको बढ़ा दिया है, यानी कि वो एक पॉइंट से ऊपर उसकी नेटवर्थ होनी चाहिए, तभी वो ये कर सकता है बेसिकली, तभी वो एक म्यूचुअल फंड या एक CIS वाली स्कीम का पैसा या ये चीज़ रन कर सकता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगेन नीचे आप एक जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी दैट इज़ इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।